गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो है हमने जो है मैक्सवेल्स के लॉज, मैक्सवेल्स के जो 8 रूल थे वो डिस्कस कर लिए थे। प्लस हमने लास्ट लेक्चर में जो है गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन भी क्या है ड्राइव कर ली थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। हमने उसकी एप्लीकेशन भी जो है कर ली थी साथ साथ कि उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ईएमएफ को निकालने में, क्लेशियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन निकालने में, वेन ऑफ इक्वेशन निकालने में। तो इन सब जगह क्या होता है, उनका यूज़ होता है। आज हमें करना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने से पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, नर्स्ट हीट थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो नर्स्ट एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा, उसने कहा कि हमें पता है कि डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप ये टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं, जैसे जैसे क्या किया जाता है, पहली बात तो देखो नर्स्ट ने क्या बताया, रिलेशन बताया, वेरिएशन बताया किसका, एंथैल्पी चेंज का एंड एंट्रोपी चेंज का टेम्परेचर के साथ, कि जो एंथैल्पी है और ये जो हमारी डेल जी है, मतलब डेल जी है एज वेल एज हमारा क्या है, डेल जी है और डेल एच, इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि अगर हम क्या कर दें, टेम्परेचर को क्या करना स्टार्ट कर दें, चेंज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी थ्योरम को हमने क्या नाम दे दिया, नर्स्ट हीट थ्योरम का क्या दे दिया, नाम दे दिया। ठीक है, तो इसने क्या कहा, नर्स्ट हीट थ्योरम ने, इसने कहा कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को लोअर करता हूँ और जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू एब्सोल्यूट ज़ीरो को अप्रोच करती है, तो जो डेल जी है और डेल एच दोनों क्या करने लग जाते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करने लग जाते हैं। देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज़ करेंगे, यहाँ डेल जी था, यहाँ डेल एच था, इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही टेम्परेचर ज़ीरो हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, नर्स्ट हीट थ्योरम बोलते हैं। तो नर्स्ट हीट थ्योरम ने क्या किया, गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन उठाई। तो गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या थी हमारी भाई, डेल जी इज इक्वल टू में डेल एच प्लस का टी कर्ल अपॉन कर्ल टी डेल जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं मैथमेटिकली जो है नर्स्ट जो लॉ है उसको ड्राइव करूँ, तो नर्स्ट लॉ क्या कहता है, देखो कि जैसे जैसे लिमिट जो है, टेम्परेचर जो है ज़ीरो के अप्रोच कर रहा है, ठीक है, वैसे वैसे क्या है, चेंज इन गिव फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या हो रही है, ज़ीरो, यही बोला उसने। और जैसे जैसे टेम्परेचर ज़ीरो के अप्रोच कर रहा है, तो चेंज इन एंथैल्पी विद चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर भी क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है। इसी को हम मैथमेटिकली फॉर्म बोलते हैं क्या, नर्स्ट हीट थ्योरम की। ठीक है, क्या कहा नर्स्ट हीट थ्योरम ने, नर्स्ट हीट थ्योरम ने कहा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को ज़ीरो की टुवार्ड्स अप्रोच करवाओगे, वैसे वैसे जी और एच एक दूसरे को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, और एक टाइम पर दोनों की ही वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट ज़ीरो, मतलब टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा हमारा, उस केस में इन दोनों की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हमें पता है कि डेल जी अपॉन डेल टी क्या होता है, माइनस का डेल्टा एस के इक्वल होता है। प्रीवियस जो हमने डेरिवेशन करी हैं उसके अंदर हमने ये ड्राइव किया है। सिमिलरली एच अपॉन टी, अच्छा मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होती क्या है, एच अपॉन टी ही तो होती है। ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल होती है, सीपी की इक्वल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि अब देखो ये वैल्यू हमारी ज़ीरो थी, ये ज़ीरो थी, ये ज़ीरो थी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, एस के। तो मैं यहाँ ये लिख सकती हूँ, इस वाले फैक्टर को उठा के मैंने यहाँ डेल्टा एस लिख दिया और इस वाले फैक्टर को उठा के मैंने क्या लिख दिया, सीपी लिख दिया। तो दूसरी टर्म में मेरी क्या डेफिनेशन आ गई कि जैसे जैसे टेम्परेचर ज़ीरो के अप्रोच करता है, एंट्रोपी भी किसको अप्रोच करती है, ज़ीरो के इक्वल हो जाती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर ज़ीरो के अप्रोच करता है, तो जो हमारी सीपी है, मोलर हीट कैपेसिटी, वो भी क्या है, ज़ीरो को अप्रोच कर जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नर्स्ट हीट थ्योरम। क्या है ये, नर्स्ट हीट थ्योरम, जो किस केस में एप्लीकेबल है, ओनली सॉलिड के केस में क्या है, एप्लीकेबल है। अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया किसने, प्लैंक ने दिया। ठीक है, उसने कुछ नहीं किया, उसने बस क्या किया, नर्स्ट हीट थ्योरम ने जो बात बताई उसी को उठा दिया और उसी को क्या है, सारे के सारे सॉलिड पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या कहता है,
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये देखिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसने दिया, प्लैंक ने दिया। तो उसने कहा कि जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा ज़ीरो को अप्रोच करेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा ज़ीरो को अप्रोच करेगा, एंट्रोपी भी क्या करती है, ज़ीरो को अप्रोच करती है। इसका मतलब जब टेम्परेचर हमारा एब्सोल्यूट ज़ीरो हो जाएगा तब जो हमारी सॉलिड की एंट्रोपी है वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। क्या बोला थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बोला कि जैसे जैसे टेम्परेचर ज़ीरो के अप्रोच करेगा जो एंट्रोपी है वो भी क्या करेगी, ज़ीरो के अप्रोच करेगी। इसका मतलब जब टेम्परेचर बिल्कुल 0 केल्विन तक पहुंच जाएगा तो हमारी जो एंट्रोपी है किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो भी क्या हो जाएगी, 0 के अप्रोच कर जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मान लो आप टेम्परेचर लो करते जा रहे हैं लेकिन फिर भी जो एंट्रोपी है वो 0 का अप्रोच नहीं कर रही, तब क्या। तो अगर आप टेम्परेचर 0 करते जा रहे हैं फिर भी जो है एस की वैल्यू, एंट्रोपी की वैल्यू 0 नहीं हो रही, मान लिया आपने टेम्परेचर 0 केल्विन कर दिया लेकिन फिर भी एंट्रोपी 0 नहीं हुई, तो उस केस में ऐसी एंट्रोपी को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल एंट्रोपी। तो यहाँ पर हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जिसका नाम क्या है भाई, रेजिडुअल एंट्रोपी। तो रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होती है, वो क्या कहता है, तो रेजिडुअल एंट्रोपी क्या कहती है, रेजिडुअल एंट्रोपी कहती है कि अगर आप मान लीजिए टेम्परेचर को 0 अप्रोच करते जा रहे हैं पर फिर भी एंट्रोपी की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, तो जो एंट्रोपी की वैल्यू रह जाएगी, बची हुई एंट्रोपी को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं। और रेजिडुअल एंट्रोपी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, S=2 में KLNW होता है। क्या होता है, KLNW होता है। ठीक है, हो जाएगा, हाँ जी ठीक है। अब यहाँ पर KLNW था, LN को हटा के आप यहाँ क्या लिख दीजिए, 2.303 लिख सकते हैं क्योंकि LN की जो वैल्यू होती है वो 2.303 लॉग के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये S की क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, रेजिडुअल एंट्रोपी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। W क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। भाई एक एटम जो है एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने वे से अरेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं CO की बात करूं, CO अगर आप किसी प्रेजेंट है, CO का कोई क्रिस्टल है तो उसके अंदर 2 तरीके हैं CO के अरेंज होने के, CO या फिर OC, ऐसे ही अरेंज होगा ना भाई, CO ऐसे अरेंज हो सकते हैं या फिर OC ऐसे अरेंज हो सकते हैं। इसका मतलब एक CO का मॉलिक्यूल के अरेंज होने के 2 तरीके हैं, 2 CO के मॉलिक्यूल के अरेंज होने के 4 तरीके होंगे, 3 के 2⁻³ होगी। इसका मतलब मान लो अगर NaCO के मॉलिक्यूल हैं तो उनके अरेंज होने के कितने तरीके हो जाएंगे, 2⁻Na हो जाएंगे। तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2⁻Na हो जाएगी। S क्या हो गया हमारा, KLNW हो गया। ठीक है, W की वैल्यू क्या है, 2⁻Na, Na आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाती है, Na KLN2। अब ये वैल्यू Na इंटू K क्या होता है भाई, R होता है। क्या होता है, R गैस कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ हमने क्या पुट कर दिया, RLN2 पुट कर दिया। अब यहाँ पर LN2 की आप वैल्यू पुट कीजिए, R की वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, रेजिडुअल एंट्रोपी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दोबारा देखिए क्या कहा मैंने कहा कि एक मॉलिक्यूल के, मान लो CO का कोई क्रिस्टल है, ठीक है, CO क्या है, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो CO की फॉर्म में या OC की फॉर्म में। इसका मतलब अगर एक CO का मॉलिक्यूल है तो वो 2 टाइप के से अरेंज हो सकता है। अगर 2 होते तो उसके वे होने, 2 होते तो क्या होता, 1 2 3 4 वे ना हो जाते, 3 होते तो मैं ये लिख सकती हूँ 2⁻³ वे हो जाते। और अगर मान लो Na क्या है हमारे पास एटम है तो उनके अरेंज होने के कितने वेज हो जाते, 2⁻Na क्या हो जाते, वेज हो जाते। अब इस 2⁻Na को उठाइए, इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए W की जगह, कर दिया, ये आ गया। अब Na पावर में है, आगे आ जाएगा Na KLN2, Na क्या है हमारा, R गैस कॉन्स्टेंट है। तो S की वैल्यू क्या आ गई भाई, अब हमारे पास RLN2 आ गई। ठीक है, अब आप यहाँ LN2 log 2 की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए 2.303 R log 2। तो यहाँ log 2 की वैल्यू पुट कीजिए, R की वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी, रेजिडुअल एंट्रोपी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया रेजिडुअल एंट्रोपी का। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की आज हमने, और आज हमने एक बात की है किसकी, रेजिडुअल एंट्रोपी की। ठीक है, तो ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आई होप अब आप कर लेंगे कि
क्या कहता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसे जैसे टेम्परेचर जीरो के अप्रोच करता है एंट्रोपी भी क्या करती है, जीरो को अप्रोच करती है। किसको अप्रोच करती है, जीरो को। और जब बिल्कुल जीरो केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन अगर हमारा वो सॉलिड परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं है तो उस केस में हमारी एंट्रोपी जीरो का अप्रोच नहीं करेगी। तो ऐसी एंट्रोपी जो बच जाएगी वैल्यू, उस एंट्रोपी को हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल एंट्रोपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेजिडुअल एंट्रोपी। ठीक है, हो जाएगा। तो बस अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, बाकी हम पढ़ सकते हैं। देखो क्या है एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहली एप्लीकेशन देखो कि हम इस थर्ड लॉ का यूज़ करके एंट्रोपी की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी सॉलिड के केस में। किस केस में भाई, सॉलिड के केस में। मान लीजिए कोई एक सॉलिड है ए, ठीक है, टेम्परेचर है 0 केल्विन। आप इसको कहाँ ले गए, ए इसी टेम्परेचर T केल्विन तक ले गए, लेकिन इसने अपनी फॉर्म चेंज नहीं की। यहाँ पर भी ये S था, यहाँ पर भी ये क्या है, S है। तो इस केस में चेंज इन एंट्रोपी आप कैसे निकालोगे, ठीक है, ये हमें निकालना है, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।